हेलो, वेलकम। आप जापानीज़ पढ़ चुके हैं और अब आपको जॉब चाहिए। तो जॉब कैसे मिलेगी और इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन आएगा, क्या हमसे लिखवाया जाएगा, क्या हमसे पढ़वाया जाएगा, और इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, कितने देर का होगा। तो कई सवाल आते हैं पढ़ने के दौरान हमारे मन में। और जॉब खोजने के दौरान क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ये भी लगता है कि क्या मैं सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं होगा। तो ये सवाल तो हमारे मन में भी, मेरे मन में भी हमेशा अ, रहा है। और मैं उसी को यहाँ पे बताने आया हूँ कि इन चीज़ों की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की तैयारी के लिए आप एक तो कि आप जो भी पढ़ते हैं उसमें कॉन्फिडेंट रहें कि जो भी आपने पढ़ा है वो मुझे कहीं से भी पूछ ले, कोई भी पूछ ले तो मैं बता दूंगा। और आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, जैसे आप रिज्यूमे, सीवी या फिर बायोडाटा जो आप बोलते हैं, वो आप हमेशा मल्टीपल कॉपीज रखें अपने पास। जो आपने अगर आपने मेल पे भेज दिया है तब भी आप अपने पास 3-4 कॉपीज रखें। अ, वो सही रहेगा आपके लिए वहाँ पे इंटरव्यू में जाने के लिए। और साथ ही पेन पेपर राइटिंग के लिए या फिर जो भी आप डॉक्यूमेंट्स कैरी करते हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो, आईडीज़ वगैरह, वो आप करिए। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है वहाँ पे। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। और इंटरव्यू के दौरान आप कभी नर्वस ना हो, चाहे वो इंटरव्यूअर्स मल्टीपल लोग हों वहाँ पे आपके इंटरव्यू लेने के लिए। तो इंटरव्यू के दौरान आप हमेशा जो भी नॉर्मली कहा जाता है कि प्रॉपर ड्रेस में होना चाहिए या फिर वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, तो वो चीज़ें यहाँ पे मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप मेन जो इंटरव्यू का कंटेंट, जो इंटरव्यू के दौरान आपकी मेन जो चीज़ें या फिर परेशानी रहेगी, मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो जापानीज़ इंटरप्रेटर के इंटरव्यू में या फिर मैं पहले बताता हूँ आपको। अगर आप जापानीज़ गाइडिंग के इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो जापानीज़ गाइडिंग के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं जापानीज़ गाइडिंग के इंटरव्यू में गया था तो जाने के तुरंत बाद, तो हो सके कि हो सके कि कम लोग हैं वहाँ पे तो आपको तुरंत से नंबर आ जाए इंटरव्यू का। अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो आपको वहाँ पे वेट करना पड़ सकता है, तो मुझे वेट करना पड़ा था। तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, फिर आप वहाँ पे जाएंगे, इंटरेक्शन होगा सामने इंटरव्यूअर से आपका। वो आपसे जी को शिपाई पूछेंगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछेंगे, जो कि नॉर्मल है, काफ़ी सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आप शॉर्ट में 4-5 सेंटेंसेस में आप सब कुछ बोल सकते हैं, शॉर्ट में बोल सकते हैं। आप लॉन्ग भी कर सकते हैं, बट सेल्फ इंट्रोडक्शन जितना शॉर्ट हो उतना अच्छा है। आपका नाम होना चाहिए, आप कहाँ से हैं ये होना चाहिए, आप क्या करता पढ़ते हैं या कितना पढ़ रखा है वो होना चाहिए मेनली। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ रहते हैं। और इस तरह से आप 2-4 चीज़ें बोल के और फिर अपने आप को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और स्टार्ट और एंड हाजमे मास्ते से स्टार्ट होगा और दोजो योरोशिकु ओनेगाइशिमास से एंड होगा। तो ये स्टार्ट और एंड रहता है इसमें। और बीच में आप जितना फास्ट बोल सकें, जितना ज़्यादा बोल सकें, और मतलब लॉन्ग नहीं करना है कि सुनने वालों को ये लगे कि वेट कर रहा है वो, कि पता नहीं कब ख़त्म करेगा ये अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। आप सेल्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप प्रॉपरली उसको जल्दी से ख़त्म करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे के ख़त्म करें। और कुछ भी ऐसा ना बोलें कि वो आपकी आइडेंटिटी ना हो गए, वो आपका कुछ एज अ डिटेल हो, उस तरह की नहीं, एज एन आइडेंटिटी होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या
पढ़ रखा हूँ, मैं कितना पढ़ रखा हूँ, या मैं कहाँ कहाँ जॉब कर चुका हूँ, कितना जॉब कर चुका हूँ, ये बिल्कुल शॉर्ट में, कोई लंबा आपको नहीं करना है इसको। ठीक है। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस अगर है तो आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा बताओ कि आप कहाँ कहाँ गए हो। मैं गाइडिंग टूर की बात कर रहा हूँ, टूरिस्ट स्कॉट की बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपको पूछा जाएगा आप कहाँ कहाँ गए हो। तो कोई आप मॉन्यूमेंट के बताओगे या लोकेशन के बताओगे, मैं वहाँ जा चुका हूँ, यहाँ जा चुका हूँ। वहाँ से उस चीज़ में से कोई भी कुछ भी कोई भी प्लेस उठा के वो आपसे पूछेंगे चलो इसके बारे में बताओ कि वहाँ पे अगर आप चलो ताजमहल गए हो तो ताजमहल में आप 10 लाइन में बोलो, या फिर ताजमहल में 2 मिनट के लिए आप एक्सप्लेन करो। क्या गाइडिंग करते हो आप, क्या करोगे, तो आप एक्सप्लेन करोगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि वहाँ पे एंट्री फ़ी कितनी है, या फिर अगर आपको क्लाइंट को पिक करना है या वहाँ पे ले जाना है, ताजमहल ले जाना है तो कितने बजे ले जाओगे। तो इस तरह से चीज़ें आपकी हर मॉन्यूमेंट को लेके आपके पास जानकारी होनी चाहिए, चाहे आप गाइड बुक से पढ़ लें, पहले से प्रिपेयर कर लें अपने आप को पढ़ के, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड से या फिर कहीं से भी, या फिर अगर आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस है तो आप उसको वहाँ पे बताएं। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट आउट करके आपको बता रहा हूँ कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे आपसे ये पूछा जाएगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन आप अपना दीजिए। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपने कहाँ पे जॉब किया है, कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ कितना क्लाइंट आप के टूर में होता था। तो जनरली आप अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपसे ये सारे सवाल किए जाते हैं, नहीं है तो आपसे ये पूछे चलो फिर अगर जॉब करना चाहते हो तो तुम्हें और क्या क्या आता है, कैसे जॉब करोगे, क्या क्या आता है। तो फिर वो टिकटिंग के बारे में बोलेंगे कि हाँ वहाँ पे कितने रुपए का टिकट है, क्या टिकट है, इंडियन के कितने हैं, फॉरेनर्स के कितने हैं, और कभी कितनी बार गए हो वहाँ पे या नहीं गए हो, तो कितने लोगों तक का हैंडल कर लोगे, अगर तुम्हें इतने दिए जाए तो कर लोगे क्या, इतने कितने लोगों का आप टूर कर चुके हो ऑलरेडी, अगर नहीं किए हो तो फिर मुश्किल होता है। एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो आपको वहाँ पे मुश्किल होता है जॉब में क्वालिफाई करने में। तो बेसिक यही है कि आप गाइड बुक पढ़ के जाइए, या फिर उसके जो लोकेशंस मॉन्यूमेंट के हैं ऑलरेडी आपको घुमा होना चाहिए। नहीं घुमा हुआ है आप बिल्कुल बुक किया किसी चीज़ से, आप पढ़ के समझ लीजिए और उसको आप अपने जापनीज़ में वो कर लीजिए, ट्रांसलेट कर लीजिए, या फिर माइंड में रखिए और उसको फिर आप एक्सप्रेस कीजिए जापनीज़ में। वहाँ पे जब आपसे पूछा जाए कि क्या गाइडिंग करोगे, क्या वहाँ पे बताओगे इस लोकेशन के बारे में। और एक्सपीरियंस नॉन एक्सपीरियंस्ड का इंटरव्यू अलग अलग होता है। तो एक्सपीरियंस्ड का इंटरव्यू और भी डिटेल में होता है, हो सके कि उससे वो 4-5 मोन्यूमेंट के बारे में पूछें कि 4-5 मोन्यूमेंट के बारे में बताओ, इन बारे में बताओ। फिर वो क्वालिफाई कर जाएगा तो फिर वो फिर आगे के वो शॉर्ट लिस्ट करके या फिर उसी दिन वो फिर आगे उनको जॉब में रख लेते हैं। ये तो गाइडिंग की एक्सपीरियंस के बारे में बात हुआ कि गाइडिंग इंटरव्यू कैसे होता है। दूसरा, जापानीज़ इंटरप्रेटर या फिर जापानीज़ ट्रांसलेटर का इंटरव्यू, जो हम कंपनी में जॉब खोजने के लिए या फिर कहीं हमें आर्टिकल कोई मिलता है तो हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जब उसकी मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। तो जॉन ये इंटरव्यू होते हैं जापानीज़ इंटरप्रेटर और जापानीज़ ट्रांसलेटर के। ये नॉर्मली अभी के इसमें आप कंसल्टेंट आपको कॉल करके या फिर बताते हैं कि यहाँ पे जॉब है या इस तरह के यहाँ पे जॉब है। अगर आपके कोई सर्कल में कोई दोस्त है तो आपको इंट्रोड्यूस करेगा, आप वहाँ जाएंगे। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, आपको कोई सोर्स कहीं से आपका नहीं है कि आपको कोई अचानक से किसी कंसल्टेंट का फ़ोन आ जाएगा या फिर कोई फ्रेंड आपको बता देगा कि चलिए यहाँ पे जॉब है, वहाँ पे इंटरव्यू दे दो जाके, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप नॉर्मली क्या करें। नॉर्मली जॉब साइट्स हैं जो इंडिया में फेमस जॉब साइट्स, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा तो क्योंकि मैं जॉब साइट्स को प्रमोट नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा।
लेकिन आप समझ सकते हैं कि आप नौकरी खोज रहे हैं। तो नौकरी खोजने के लिए जो साइट है, तो नौकरी की साइट पे जाएं और उस पर आप अपना रिज्यूम अपलोड करें और प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल आपका परफेक्ट पूरा होना चाहिए, हर चीज़ें भरी होनी चाहिए, कोई चीज़ छोड़े मत, इनकम्प्लीट ना छोड़ें, इनकम्प्लीट नहीं रखें, उसको पूरा भरें। और प्रोफाइल फ़ोटो वगैरह सब कुछ लगा के और उसको हमेशा अप टू डेट रखें। अच्छा, अपडेशन हमेशा आप नाइट में करें तो इवनिंग इवनिंग के दौरान करें तो सबसे बेस्ट मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट रहता है। अपने एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि इवनिंग के अपडेटेड जो रिज्यूम है वो सबसे ज़्यादा उनको कॉल तुरंत से आ जाती है, और मैं हमेशा इवनिंग में ही करता था। तो इवनिंग में जॉब साइट आप अपडेट करिए, मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग में कीजिए, और आपको ये ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको कॉल आएगी। वो इसलिए है क्योंकि जॉब करने के बाद लोग फ्री होते हैं, फिर जाके वो अपना जो भी कैंडिडेट है उनको चाहिए होता है अपनी जॉब के लिए, तो उनको सर्च करते हैं वो फिर फ्री टाइम में। तो इवनिंग टाइम में वो ज़्यादा लोग सर्च करते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन कैंडिडेट है, फिर उसको शॉर्ट लिस्ट करके फिर अगले दिन कंसल्टेंट या फिर डायरेक्ट कंपनी कॉल करती है उनको। तो ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि इवनिंग में आपके प्रोफाइल सर्च किए जाएंगे। तो आप उस दौरान अगर आप अपडेट करेंगे आपको, तो रिसेंट अपडेटेड रिज्यूम में या फिर सीवी में वो दिखा रहा होगा, प्रोफाइल में दिखा रहा होगा वो। और अलग से कई सब्सक्रिप्शन आते हैं, हाइलाइटर, रिज्यूम हाइलाइटर और इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप ले सकते हैं और उससे आपके ज़्यादा कॉल आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जॉब में क्या किस तरह से पूछा जाता है। तो आप जब जापानीज इंटरप्रेटर के इंटरव्यू में जाते हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मैं एक जापानीज इंटरव्यू में गया था, जापानीज इंटरप्रेटर के इंटरव्यू में गया था, तो मुझसे वहाँ पे पूछा गया सेल्फ इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद पूछा गया कि एक मेल था, ईमेल। तो ईमेल पढ़ने के लिए दिया गया, और वो ईमेल पढ़ने के बाद फिर वो क्योंकि जापानीज में था तो वो उसको फिर वो कह रहे थे कि इंग्लिश में इसको आप बोलो, या फिर अगर इंग्लिश में नहीं बोल सकते हिंदी में बोलो कि क्या लिखा है। तो फिर मैं उसको लाइन बाय लाइन पढ़ के उनको समझाया इंग्लिश में। ये फिर उल्टा भी होता है कि आपको इंग्लिश दे दिया और फिर इंग्लिश देने के बाद फिर उसको जापानीज पढ़वाया कि उसका जापानीज क्या होगा, फिर आपको जापानीज बोलना है। कोई बात आपसे पूछ सकते हैं कि कोई सेंटेंस बोल सकते हैं वो जापानीज में, कहेंगे कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। और फिर कुछ वो हिंदी में, अगर वो वहाँ पे इंटरव्यूअर अगर हिंदी बोलने वाले हैं तो हिंदी में कुछ बोलेंगे, कहेंगे अच्छा इसको मुझे जापानीज में बोलना है, अब मैं क्या बोलूँगा। तो वो आपसे इस तरह से ओरल इंटरव्यू भी लेते हैं। और रिटेन भी हो सकता है, शॉर्ट रिटन भी हो सकता है, थोड़ा देर के लिए कुछ ऐसा लिखवाने के लिए आपको बोल सकते हैं कि ये लिखो, इसको क्या लिखेंगे, इस तरह से। वो रिटन बहुत कम चांसेस हैं, ज़्यादातर ओरल इंटरव्यूज़ भी हैं, ओरल इंटरव्यू ही होते हैं, और ओरल इंटरव्यू का पैटर्न बहुत ज़्यादा है। रिटन इंटरव्यू भी मैंने अटेंड किया है, तो रिटन इंटरव्यू का रेशियो इतना नहीं है। तो और भी दूसरी जगह पे जहाँ पे मैं इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पे आपसे क्या पूछा जा सकता है वो मैं बताता हूँ। एक जगह मैं इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू लेने के बाद ये बोला कि मुझे जापानीज़ का ज़्यादा प्रोफिशिएंट कैंडिडेट चाहिए, जिसकी जापानीज़ ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो, और इंग्लिश थोड़ा प्रोफिशिएंट नहीं भी रहेगा तो चलेगा। तो इस तरह से भी रहता है, आपका लैंग्वेज बैलेंस भी होना चाहिए, इंग्लिश का और जापानीज़ का आपका बैलेंस, या फिर हिंदी के साथ बैलेंस वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ में एक्सेस हैं, हो सके आपकी जापानीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है, या इंग्लिश बहुत अच्छा है, या हिंदी बहुत अच्छा है, तो इसको बैलेंस में रखना चाहिए। और बैलेंस कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जो लोवेस्ट है उसके साथ बैलेंस कर दें दूसरे भाषा को, वो नहीं है। जो आपका एक्सेस है
जिसमें आप सबसे ज़्यादा मैच्योर हैं, इंग्लिश में हो या जापानीज़ में हो या हिंदी में हो, उससे बाकी जो वीक आपका लैंग्वेज है उसको आप बैलेंस करें, उसके बराबर करने की सोचें, उसमें आप मेहनत करें। तो वीक पार्ट और स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है हर किसी स्पीकर, हर किसी इंटरप्रेटर या फिर ट्रांसलेटर के लिए, कि उसके लिए इंग्लिश तो बहुत इजीली मैं बोल लेता हूँ लेकिन जापानीज़ नहीं बोल पाता, या जापानीज़ बहुत इजीली बोल लेता हूँ, इंग्लिश नहीं बोल पाता, या ये दोनों बोल लेता हूँ लेकिन डायरेक्ट हिंदी से नहीं कर पाता। तो इस तरह की चीज़ें रहती है। तो आप इसमें बैलेंस लगाएं, इसमें बैलेंस करने की सोचें। तो इवन मेरा भी ये रहा वहाँ पे उस दौरान जब मैं इंटरव्यू देने गया था, कि जापानीज़ मेरा ज़्यादा बैलेंस था, मतलब ठीक था, और इंग्लिश और हिंदी वो लो था उससे, मेरे जापानीज से लो था इंग्लिश, और मेरी हिंदी तो खैर मदर टंग है, लो नहीं बोल सकते, लेकिन इंग्लिश मेरा लो था। जापानीज मतलब ओवर दैन रिक्वायर्ड था उनके लिए, जो इंटरव्यूअर थे उनके अनुसार। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आपका जापानीज तो बेट ठीक है, लेकिन इंग्लिश में आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर नहीं नहीं मुझे इंग्लिश का ज़्यादा परसेंट बंदा चाहिए, जापनीज़ थोड़ी कम हो तब भी चलेगा। तो ये थोड़ा सा रहता है कि कोई बोलेगा कि नहीं जापनीज़ मुझे बहुत अच्छा चाहिए, कोई बोलेगा नहीं 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 इंग्लिश मुझे बहुत अच्छा चाहिए, या फिर कोई बोलेगा नहीं चल जाएगा। तो इस तरह से आपको वहाँ पे ये देखने को मिल सकता है कि यार मैंने तो सारा बोल दिया था, सब कुछ समझा दिया था, लेकिन वो फिर भी मेरे को सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहे या कुछ भी। तो वो उनके पैरामीटर्स हैं इवेल्यूशन के, कि वो आपको कैसे जज करते हैं। बट आप अपने साइड से आप ये रखें कि बैलेंस्ड आपका लैंग्वेज बैलेंस होना चाहिए। और कहीं कहीं जिस तरह से आपको कहा जाता है कि आपकी इंग्लिश बहुत बेस्ट होनी चाहिए, जापानीज को इतना बेस्ट नहीं है, बढ़िया नहीं है तभी चलेगा। और कहीं कहीं बोला जाता है जापानीज बहुत बढ़िया होनी चाहिए, इंग्लिश अगर अच्छा नहीं है तब भी चलेगा। तो ये आपकी अपनी पेक्युलरिटी, अपनी खासियत होनी चाहिए, और इंटरव्यूअर इसी खासियत को चूज़ करके वो 10 में से 2 लोग या 1 लोग को चुनते हैं। अच्छा, आप जो भी बोलें वो रटा हुआ, या फिर सोच के, या फिर गलती बोल बोल के फिर उसको सुधार सुधार के ऐसे से नहीं बोलें। आप जो बोल दिया वो उसी में आप आगे बढ़ते जाइए। और ये एक आर्ट है, एक तरह से आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही ये चीज़ आएगी कि आपने टंग पे कमांड आपको बनाना है, कि अगर मिसस्पेल हो गया भी गया तो मिसस्पेल वर्ड के साथ ही मैं आगे कंटिन्यू करके उसको राइट कैसे करूँ, विदाउट टेलिंग कि सुमिमासेन, विदाउट टेलिंग सॉरी, मैं कैसे उसी वर्ड के साथ उसी सेंटेंस के साथ आगे मैं कैरी कर सकता हूँ। अच्छा, इंटरव्यू में और भी एक जगह ऐसा बताया गया कि आप लगातार एक टॉपिक उन्होंने दे दिया, और इस टॉपिक पे आप लगातार कुछ भी बोलो, या फिर ऐसा ही पूछ सकते हैं कि चलो आप जापानीज में कुछ भी बोलो और नॉन स्टॉप बोलना है, और कोई भी ऐसा सोच लो, एनी टॉपिक, आपका अपना सिलेक्टेड टॉपिक हो, और जस्ट आप स्पीकिंग आप करते रहो, धड़ाधड़ बोलते रहो, और जब तक मैं ना रोकूं तब तक बोलते रहो। तो ऐसा हुआ मेरे साथ इंटरव्यू में। तो उन्होंने बोला कि कोई भी टॉपिक ले लो और उस टॉपिक के बारे में आप जैसे भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन नॉन स्टॉप बोलना है, और जब तक मैं ना बोलूँ रुकने के लिए तब तक नहीं रुकना है। तो मैंने फिर एक टॉपिक जो भी माइंड में आया, कोई सी स्टोरी ऐसे ही जो भी माइंड में आया उस समय, मैं लगातार बोलता रह गया, बोलता चला गया, बोलता चला गया, बोलता चला गया, नॉन स्टॉप बोलना वहाँ पे पड़ा। फिर बाद में उन्होंने कहा कि आप रुको, आप रुको। तो इस तरह से भी इंटरव्यू हो सकते हैं, जो कि काफ़ी रेयर है मेरे ख्याल से। कोई ऐसा नहीं शायद वो तैयारी करके जाता है कि मुझे नॉन स्टॉप किसी भी टॉपिक पे बोल दिया जाएगा कि नॉन स्टॉप बोलो। तो वहाँ पे एक तो आपको ये चेक किया जा रहा है कि आपको फ्लुएंसी कितनी है, क्योंकि आपके माइंड में आपने एक टॉपिक चुना है,
और वो आपका टॉपिक है तो आपके माइंड में है वो चीज़ कि मुझे क्या बोलना है। और क्योंकि आपके माइंड में है, तो आप फ्लुएंट बोलेंगे, तो आपकी फ्लुएंसी वहाँ पे चेक की जा रही है, क्योंकि आप रटा हुआ नहीं बोल रहे होगे। तो अगर वो माइंड, ये देखा जाएगा कि अगर वो सोच के ऐसे माइंड से कुछ भी एनी टॉपिक, अगर कुछ भी अगर वो सोच रहा है और बोल रहा है, तो क्या उसको बोलने में दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है, वोकेबलरी कैसी है, सेंटेंस पैटर्न के क्या क्या यूज़ कर रहा है या नहीं यूज़ कर रहा है, या सिंपल सिंपल बोल के बस टाइम निकालता जा रहा है। तो ये चीज़ें वहाँ पे इस तरह से देखी जाती है इंटरव्यू में। एक इंटरव्यू में और रहा कि जस्ट लाइक सेम पहले जैसा कि आपसे मेल पढ़वाया गया, या फिर आपसे बोला गया कि अच्छा इसको मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, आप इसको जापानीज में करके दिखाओ, बताओ। अच्छा, एक जगह और भी ऐसा इंटरव्यू में रहा कि मुझसे पूछा गया कि मैं 5 बातें बोलूँगा, और इन 5 बातों को आप लाइन से आप सेम सेम बोलिए। तो इस तरह से रहा, वो 4-5 बातें थी, और 4-5 बातों को वो लाइन से जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही जापानीज में सेम सेम पैटर्न पे, सेम पोजीशन पे पूछी जानी चाहिए जापानीज में, और वही फ्लो वही होना चाहिए। जैसे आप कुछ भी ले लें, 4-5 सेंटेंस ले लें, 4-5 मैटर्स ले लें, 4-5 मैटर्स उन्होंने हिंदी में बोल दिए मुझे, और वो हिंदी में बोलने के बाद वो कह उनको फिर मुझे सेम जापानीज में बोलने के लिए कहा कि जो आपने सुना उसको सेम उसी फ्लो में आप 5 चीज़ों को आप बोलिए। तो क्योंकि वो जो इंटरव्यूअर हैं उनके माइंड में हो सके सेंटेंस पहले से रेडी हैं, वो आपसे जस्ट आपने सुना, और सुन के फिर आपके सामने वो लिखा हुआ नहीं है, और ना वो लिखने के लिए आपको कह रहे हैं। तो आपने सुना और उसको वहीं पे आप 5 चीज़ों को उसी फ्लो में आप वहाँ पे बोल रहे हो। तो ये काफ़ी इस तरह के रेयर इंटरव्यूज़ भी होते हैं, तो आप इसके लिए भी रेडी अपने आप को कर सकते हैं। और एक इंटरव्यू मैंने अटेंड किया, ये आईटी में मोस्टली देखा गया है कि आईटी के इंटरव्यूज़ में ज़्यादातर रिटेन इंटरव्यूज़ होते हैं पहले, फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होकर ओरल इंटरव्यूज़ में जाते हैं। तो रिटेन इंटरव्यू मेरा हुआ 2 घंटे के लिए, उन्होंने रिटेन इंटरव्यू करवाया। उन्होंने कुछ क्वेश्चन पेपर टाइप पेपर्स दे दिए, और उसको ट्रांसलेट करने के लिए उन्होंने कह दिया कि आप जितना भी टाइम ले सकते हो कर ले लो, आप डिक्शनरी भी यूज़ करना चाहते हो डिक्शनरी भी कर लो, और सारी चीज़ें करने के बाद आप अगर 2 घंटे में ये करके दे देते हो तो ठीक है। तो इसी तरह से सभी कैंडिडेट को कहते हैं, फिर उनकी रिटन पहले चेक करते हैं, फिर उसके बाद वो ओरल इंटरव्यू लेते हैं। तो आईटी इंटरव्यूज़ में आप ध्यान रखें कि ओरल इंटरव्यू आपका जो है वो सेकेंडरी मान के चले। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हो सके वो प्राइमरी हो उनके लिए, लेकिन सेकेंडरी मैं बोलूँगा कि सेकेंडरी मान के चलें कि ओरल इंटरव्यू रहेगा। अब प्राइमरी आप यही सोच सोच के चलें कि फर्स्ट तो मुझे रिटन में ही अपने आप को परफेक्ट करना है अगर मैं आईटी इंटरव्यूज़ में जा रहा हूँ। तो हो सके डिफरेंट हो कंपनी टू कंपनी, बट मेरे एक्सपीरियंस से जहाँ मैं इंटरव्यू के लिए गया था या जिस कंपनी के लिए गया था, तो वहाँ पे उस आईटी कंपनी में रिटन इंटरव्यू लिया गया। और क्योंकि स्पेसिफिक होता है, वो आई स्पेसिफिक होता है, तो हो सके कि आप आई स्पेसिफिक नहीं जानते हैं वर्ड्स, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। और इंटरव्यू में अगर आप डिक्शनरी भी यूज़ कर रहे हो या आपको अलाउ भी किया गया है, तो आप अगर जानते हैं तो जल्दी आप लिख पाएंगे, नहीं जानते हैं तो नहीं लिख पाएंगे। कांजी राइटिंग के दौरान, राइटिंग इंटरव्यू जब लिए जाते हैं, रिटन इंटरव्यू जब लिए जाते हैं, तो आपको ये भी देखा जाता है कि आप कितनी कांजी यूज़ कर रहे हैं और सेंटेंस पैटर्न किस तरह से बना रहे हैं। तो ये चीज़ें देखी जाती है। ओरल इंटरव्यू में ये चीज़ें हिडन हो जाती है, आपकी कांजी प्रोफिशिएंसी हिडन हो जाती है। और आप हो सके कि आपको कांजी तो याद है, लेकिन आप लिखते हैं तो आपको स्ट्रोक्स याद नहीं है, या फिर आप भूल जा रहे हैं, इमेज में याद है आपको कि ऐसी कांजी दिखती है या ऐसा रहेगा तो मैं इसको पढ़ूंगा, लेकिन आप लिखने के दौरान वो भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें रहती है रिटर्न में वीकनेस। और अगर ओरल इंटरव्यू होते हैं तो वही
जो रिटन इंटरव्यू में फेल करते हैं वो ओरल इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ आती है लेकिन वो लिख नहीं पा रहे बस। और क्योंकि अभी क्या है कि इंटरव्यूज़ में ज़्यादातर ओरल इंटरव्यूज़ का पैटर्न है। तो आप ओरल इंटरव्यूज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें पहले। आप ये नहीं सोचें कि रिटन भी होगा या क्या होगा, लेकिन आप नॉर्मली जो भी पढ़ रहे हैं वो हमेशा याद रखें। और इंटरव्यू का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, आप इतना रेडी रखें अपने आप को कि मुझसे कुछ भी पढ़ने के लिए बोल दिया जाए, किसी भी तरीके से इंटरव्यू हो, चाहे वो नॉन स्टॉप बोलने के लिए इंटरव्यू हो, बोलने के वाला इंटरव्यू हो कि किसी टॉपिक को लो और नॉन स्टॉप बोलो, या फिर वो इंटरव्यू हो जिसमें वो मुझसे कोई क्वेश्चन शीट दे के और वो कहें कि इसको आप लिखो, या फिर वो कहें कि अच्छा मैं 4-5 चीज़ें बोलूँगा, इसको आप धड़ाधड़ वैसे ही सेम फ्लो में मेरे साथ साथ आप बोल दो, मैं बोलता हूँ सुन के वो। या फिर आपसे ये कह सकते हैं कि आप ये मेल पढ़ो और इसका समरी बताओ, या फिर लाइन टू लाइन मुझे इंग्लिश में करके दो, या फिर इंग्लिश का अगर ईमेल होगा तो उसको कहेंगे जापानीज़ में करके बताओ। या फिर ये हो सकता है कि वो आपको बस आपका इंट्रोडक्शन लेके कहाँ पढ़ते हो कि ये सब चीज़ें वो जापानीज़ में कन्वर्स करके बातचीत करके और वो ख़त्म कर देंगे। आपको लगेगा नहीं कि इंटरव्यू कब होगा, लगेगा कि वो तो मेरे से बस बातचीत कर रहे थे। तो इस तरह के इंटरव्यू होते हैं। और कोशिश ये रखें कि आप अपनी सैलरी को लेके ज़्यादा बातचीत ना करें, आप अपनी डिफ़िकल्टीज़ को लेके ज़्यादा बातचीत ना करें कि मैं ये मेरे को सूट नहीं करता, या मैं इसके प्रेफर नहीं करता, या इस तरह की निगेटिव पॉइंट्स को आप अपने इंटरव्यू में ना रखें। हाँ, जब आप फाइनल हो जाता है, आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, देन यू कैन पुट योर निगेटिव पॉइंट्स कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, या फिर मैं ऐसा करना चाहता हूँ, या कुछ भी अगर है तो आप एडिशनल बोलना चाहते हैं वहाँ पे, अपनी प्रेफरेंस बोलना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आपने निगेटिव ऑब्जर्व किया है वो चीज़ बोल सकते हैं। या फिर आप किसी चीज़ की वो बोल रहे हैं कि मैं तो ये होगा तभी मैं यहाँ पे आना चाहूँगा। तो इस तरह की चीज़ें आप सेकंड बाद में बोलें, बट प्राइमरी इंटरव्यू या फिर जो फर्स्ट सिटिंग इंटरव्यू आपका रहेगा उसमें आप ये चीज़ें ना बोल के आप एग्जैक्ट जो वो पूछ रहे हैं बस उतना बोलें, और उसके लिए आप परफेक्टली अपने को प्रिपेयर करें। स्पीकिंग के दौरान आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होनी चाहिए, और अगर आप गलती बोल गए हैं, गलती निकल गया है, आपका मिस स्पेल हो गया है, तो वहाँ से बिना सॉरी सुमिमासेन बोले हुए कैसे कैरी कर सकते हैं, वो आपको आर्ट अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि अगले को सेंस ना हो कि इसने गलती बोल दिया, और वो बिना सेंस हुए आप अगर आगे बोल देते हैं तो उनको लगेगा ठीक है परफेक्ट है, बट वो आप जानते हैं कि आपने मदद वो बोलने के दौरान आप थोड़ा सा ये चेंज कर दिया था आपने, मिस स्पेल हुआ था आपसे, बट उसको आपको ठीक करना आना चाहिए। तो इस तरह के कुछ इंटरव्यू रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने जो भी चीज़ें बताई है उसमें काम की चीज़ थी मेरे लिए ये, या फिर लगा हो आपको नहीं ये नहीं होता है, ये तो कुछ तुम और बता रहे हो यार, अगर आपको लगता है ऐसा तो आप कमेंट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल अगर आपको लगता है कि नहीं इस बारे में थोड़ा और डिटेल बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो आप वो चीज़ मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके बारे में डिटेल बताऊंगा अगर मुझे वो याद हो, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस की चीज़ बोल रहा हूँ, बहुत पहले जो हुआ है इंटरव्यू उसके बारे में बता रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा। और अभी जो भी इंटरव्यू के पॉइंट्स बताए हैं उसमें अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसी नहीं है या कुछ भी, देन आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आगे आऊँगा। थैंक यू।